जिन बच्चों को घर में 5 मिनट तक का भी मन नहीं लगता था, अब वो 3 महीने से घर में बैठे हैं। सोच सकते हैं उन बच्चों की स्थिति क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और इसी बात पर आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर ऋचा सूद, ये डायरेक्टर है रॉयल किड्स स्कूल और सीबीएसई नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड भी इनको मिला है। साथ में है डॉक्टर मनोज अग्रवाल, सीनियर न्यूरोफिजिशियन और कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले चुके हैं। आप दोनों का, सर और मैडम दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। साथ में है पंकज शर्मा, हमारे कॉलमनिस्ट। उनसे जानेंगे कि आखिर बच्चों की में जो सुसाइडल टेंडेंसी दिखाई दे रही है उसका क्या रीज़न है। पहले मैडम आप बताइए, पिछले 3 महीने से बच्चे लगभग घर में हैं, क्या आपने उनकी मानसिक स्थिति को पढ़ा है? बच्चों की स्थिति क्या है इस समय? देखिए, इस समय बच्चे जो हैं वो सोशल ट्रॉमा में है कि सोशली वो बच्चे एक दूसरे से मिल नहीं पाते, दोस्ती नहीं है, दोस्त नहीं है, शेयर नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। तो जो घर में एक तरीके से बंद है और ऊपर से पेरेंट्स अपनी हर परिस्थिति के साथ उनको कंपेयर करते हैं कि बेटा हम थे, छोटे थे, हमें इस समय इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि हम अपने जो पास्ट है उसको बच्चों के अब ऊपर लादना शुरू करें कि बेटा हमने तो ये भी सहा, हमने तो वो भी सहा। देखिए, मानसिक स्थितियाँ परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं, तो पेरेंट्स को भी समझना है कि हम बच्चों के साथ इस समय कैसा बिहेव करें। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों की एनर्जीज़ जो हैं वो एक कंप्यूटर या एक मोबाइल तक सीमित रह गई हैं। बच्चे फिज़िकली जो उनकी एनर्जीज़ जो जिस तरीके से चैनलाइज होनी चाहिए थी वो उस तरीके से चैनलाइज नहीं हो पा रही हैं। तो जब तक बच्चों की एनर्जीज़ कंज्यूम नहीं होंगी वो इरिटेटिंग बिहेव करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों में सुसाइडल सोच जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये जो सोशल ट्रॉमा बच्चों को मिल रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग है, हम बात नहीं कर सकते, हम शेयर नहीं कर सकते। हालांकि मोबाइल बहुत साथ दे रहे हैं आजकल बच्चों का, लेकिन फिर भी बाहर जाना, शरीर से खेलना, घूमना फिरना, जो हमारी एनर्जीज जितनी एक दिन में कंज्यूम होनी चाहिए थी, जो कैलोरीज हमारी बर्न होनी चाहिए थी, वो अभी बर्न नहीं हो रही। इस वजह से जो है वो मेंटल स्टेट बदलती जा रही है। सर, पिछले 3 महीने से लगभग बच्चे खेल नहीं पा रहे क्योंकि सारे मैदान बंद है, सारे पार्क बंद है। तो अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो उनका एक तो शारीरिक विकास भी रुक जाएगा और मानसिक विकास तो रुकेगा। क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि बच्चा जब तक फिज़िकली एक्टिव नहीं रहेगा, मेंटली एक्टिव नहीं रहेगा, वो इन सब बीमारियों से ग्रस्त होगा। आज बच्चा 3 महीने से अपने घर में अकेला बंद है, उसका किसी से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, केवल टीवी पे कोरोना 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 के इसकी न्यूज़ देख के परेशान होता जा रहा है। और अभी सबसे बड़ी बात है, इसका कोई आगे निकट भविष्य में कोई हल सा भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चा मानसिक पीड़ा से कुंठित हो चला है। ना उसका अपने दोस्तों से कोई इंटरेक्शन हो रहा है, ना अपने पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता, पेरेंट्स अपने परेशान हैं, बच्चे अपने परेशान हैं। सारा टाइम बस कोरोना कोरोना कोरोना। इन सब चीज़ों की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की भावना आती जा रही है। और मेरे को प्रतीत होता है कि जो अब पिछले 2-3 महीनों में सुसाइड रेट बढ़ा है, इसका एक प्रमुख कारण कोरोना भी हो सकता है। मैडम, आपने वेबिनार और बाकी दूसरे सोशल मीडिया के जरिए बच्चों से लगातार संपर्क में है, तो क्या बच्चों के दिमाग में वाकई में ये कोरोना कोरोना कोरोना, खाओ कोरोना तो सो कोरोना, ऐसा कुछ दिख रहा है? क्या कोरोना का भय बच्चों के मन में है? जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देना चाहूँगी कि हमने आजकल जो बच्चों की बनाई पेंटिंग्स भी देखी। एक साइकोलॉजिकल बात है, उसमें भी स्कूल की तरफ से ये कहा गया कि बेटा कोरोना से रिलेटेड जो भी आपकी पेंटिंग्स हैं वो बनाइए, कोरोना से कैसे। तो बच्चों ने बताया कि एक आदमी को इंजेक्शन लग रहा है, कोरोना बना दिया। और हमने कोरोना का कोई पॉजिटिव आस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर हम पॉजिटिव आस्पेक्ट ढूंढें इस समय तो बहुत सारे पॉजिटिव आस्पेक्ट्स भी हैं। ठीक है, कोरोना बीमारी है, लेकिन उससे पैनिक नहीं हो, उससे बचने के उपाय को साथ लेकर के, अपने कवच को साथ लेकर के
मीन्स मैं ये कहूँगी कि कौन व्यक्ति डरता है? वो व्यक्ति डरता है जो ट्रेन में टिकट लेके नहीं चढ़ता है। तो हम अगर अपनी टिकट, अपने कवच को साथ रखें तो शायद मुझे लगता है कि हम एक सही दिशा में चल सकते हैं और बच्चों को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। हम हर समय उन्हें टीवी न्यूज़ चैनल्स पे कोरोना ना दिखाएं। हम हर समय उनसे कोरोना की पेंटिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत नेगेटिव में इसको लूँगी, जबकि लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव लिया कि कोरोना के ऊपर पेंटिंग्स बनाइए, उनको अवार्ड मिलेगा। अब देखिए, इनडायरेक्टली बच्चों में नेगेटिविटी भरने का एक प्रयास है। ठीक है, करंट सिनेरियो, आप करंट चीज़ों के ऊपर, कंटेम्प्रेरी चीज़ों के ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन कोरोना के बीच में एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप माँ बाप के साथ हैं। माँ बाप को समझने का मौका है बच्चों को, और बच्चों को समझने का मौका है माँ बाप को। तो अगर हम इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर मैं अपना उदाहरण लूँ तो मैंने पॉजिटिव अपने आप को कैसे किया कि मुझे 35 साल के बाद काम से थोड़ी छुट्टी मिली। 35 साल के बाद मुझे समर वेकेशंस मिली, जो मुझे कभी कॉलेज या स्कूल में मिला करती थी। तो इस तरीके की पॉजिटिव बातें हम बच्चों से करें, बच्चों के साथ पॉजिटिविटी, फ्रेंडशिप और डेवलप करें। बच्चे क्या सोच रहे हैं उन्हें सुने, बजाय अपना सुनाने के बच्चों को सुने। जी, हम इस समय को जो है पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, इससे बच्चों का भी फायदा होगा और पेरेंट्स का भी। सर, ये सुशांत सिंह राजपूत के जब से सुसाइड की घटना हुई है, तब से सारे जितने पेरेंट्स हैं उनमें एक चिंता की भावना हो गई। अब वो अपने बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं। हमने देखा कि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। क्या अब समय आ गया कि हम इस इशू को एड्रेस करें? ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब आत्महत्या वाला मामला होता है तो ये एक इनप्रॉम्प्टू डिसीज़न नहीं होता है। ये बहुत दिनों से कोई आदमी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होता है, तभी वो इतना बड़ा स्टेप लेता है। तो मैं ये कहूँगा, जैसे मैं ऋचा जी ने बोला है कि कोरोना से के बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, और हम उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हमें देखना चाहिए। क्योंकि जैसा वो कह रही हैं कि मैं पिछले 35 साल में कभी समर वेकेशन नहीं ले पाया हूँ, ये इस बात से मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ कि मैंने अपना जो समय पिछले 3 महीने में अपने परिवार के साथ बिताया, स्पेशली मेरी अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो शायद मैंने पिछले 30 साल में भी इतना समय नहीं बिताया होगा। इस कोरोना काल में पारिवारिक मूल्य बढ़े हैं, लोगों में आपस में मेलजोल बढ़ा है, लोग बाग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, और मानसिकता से अपनी मानसिकता को और पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं कि लड़ाई से कैसे लड़ना है, इस कोरोना जैसी भयंकर लड़ाई से कैसे लड़ना है। तो मेरा ये मानना है कि कोरोना ने कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट दिए, उसके अलावा कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिए। जहाँ तक सुशांत सिंह की वाले आत्महत्या का मामला, जिसके बाद से सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें अपने बच्चों की तरफ, स्पेशली आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, सब लोग एक एक दो बच्चे हो गए, और स्पेशली बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर भी बच्चों और पेरेंट्स के बीच में आजकल पता नहीं क्यों गैप बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता जा रहा है। पंकज जी, आपने सुसाइड ट्रेंड पर कुछ स्टडी करी है। क्या है सर भारत में सुसाइड ट्रेंड, और आखिर बच्चे ऐसे कदम की ओर के बारे में सोचते क्यों हैं? देखिए, सुसाइड ट्रेंड के ऊपर जो इसको भी ये मेंटल हेल्थ ही एक मेन कॉज है। मतलब सुसाइड को सबसे ज़्यादा मेंटल रीज़न माना गया है वो WHO के द्वारा। WHO की एक रिपोर्ट, उसमें 7.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब, लैंसेट की भी एक रिपोर्ट है जो कहती है कि हर 7 में से 1 भारतीय को मेंटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। पर हमारी सोसाइटी का एक स्टिग्मा भी है, वो डरते हैं, वो खुद जानते हैं, उनका परिवार जानता है, वो कहीं ना कहीं इनको रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की या किसी एक अच्छे न्यूरोफिजिशियन की, पर वो स्टिग्मा जो हमारी सोसाइटी के अंदर चल रहा है वो उनको जाने नहीं देता, छुपा लेते हैं उसको वो, लेकिन उसको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। जैसे हो सकता है सुशांत ने वो अपनाए हो, पर वो ट्रीटमेंट कारगर ना रहा हो या ट्रीटमेंट ना लिया हो, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब, मैं सोचता हूँ कि क्या चल रहा है आजकल, छोटे बच्चे, मतलब 5, 7, 8 साल के बच्चे या बच्चियाँ, उनको हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स होते हैं।
तो उसके क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर साहब? क्यों ऐसे उनके दिमाग में विचार आते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा हो जाएगा? व्हाट आर द रीजंस? ये बात ऋचा जी से पूछना चाहूँगा। आजकल बच्चों के ऊपर छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे जो स्कूल में भेज दिए जाते हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है। इस चीज़ को हमें देखना होगा। 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल के बच्चे इतने बड़े बैग लेके, इतनी बड़ी बुक्स लेके स्कूल जाते हैं, उनको होमवर्क दिया जाता है। शुरू से ही माँ बाप बच्चों के ऊपर पीछे लग जाते हैं, बेटा तुम्हें ये करना, वो करना, वो ट्यूशन जाना, वहाँ ट्यूशन जाना, ये क्लासेस अटेंड करनी है। आई थिंक बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। मेरा भी सवाल मैडम आपसे, आप प्रिंसिपल है, क्या कोरोना के बाद जो स्टडी का पैटर्न है उसको बदलना चाहिए? क्योंकि अब बच्चों पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे सकते कि बच्चे ऑलरेडी बहुत ही मेंटली जो है घिरा हुआ है। सीबीएसई और एनसीईआरटी सब मिलकर के एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर ऑलरेडी बना चुके हैं और उस पर अभी भी काम चल रहा है। तो वो ऑल्टरनेटिव कैलेंडर जब हम सबके सामने पूरी तरीके से आ जाएगा तो उसमें जो हम देखेंगे मींस हमारी अभी जो वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम बहुत कुछ इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। फिज़िकल क्लासेस हमारे पास नहीं है, तो बहुत सारे चेंजेस तो होंगे ही। और मेरा ये मानना है कि हमारे अब छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल पे सिर्फ गेम्स खेला करते थे, वो एक टूल था बच्चों का खेलने के लिए, तो वो अब एक टूल बन गया है एजुकेशन के लिए। व्हाट्सएप जो था वो सिर्फ एक टूल था गॉसिपिंग के लिए, तो वो अब एक टूल बन गया है कि हम उससे पढ़ाई भी कर सकते हैं। हम एक ग्रुप बना करके उसमें एक अच्छी बातें भी शेयर कर सकते हैं, पढ़ाई की बातें भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, मुझे लगता है इससे एक नव भारत का निर्माण होगा। नव भारत जब हमारे सामने निकल कर आएगा तो हमारे बच्चे और सक्षम होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाना आता था, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल पे जूम डाउनलोड नहीं करना आता था या गूगल मीट डाउनलोड करना नहीं आता था, तो वो आज पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, सीखते हैं कि मैडम ये कैसे करना होगा। तो जब ये एक टेक्नोलॉजिकल मीन्स एक टेक्नोलॉजिकल भारत का एक नव निर्माण जो होगा वो डेफिनेटली अलग होगा। और हमारे पढ़ाने के तरीके, मुझे लगता है कि हम टीचर्स ने भी बहुत कुछ सीखा है, पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा है और बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो डेफिनेटली जो ये हम टेक्नो सेवी हो गए हैं, हम जो आईटी सेवी हो गए हैं, तो ये आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए और फ़ायदा देने की बात है और बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स होंगे। जी जी, पॉजिटिव रिजल्ट। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ऋचा सूद को अपने आवास पे बुलाए थे और उनका सम्मान किया था। तो ऋचा सूद बहुत ही सामाजिक कार्य भी करते हैं। मैडम, एक सवाल है कि आप दो नज़रिए से अगर देखते हैं, एक प्रिंसिपल के नज़रिए, टीचर के नज़रिए से, और एक बच्चे के माँ की नज़रिए, क्या पिछले 2 महीने से जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हुआ उससे बच्चों को कोई लाभ हुआ? सबसे पहली बात, अगर हम ऑनलाइन क्लास नहीं लें एज अ टीचर और फिर मैं पेरेंट की बात करूँगी, तो हम क्या करेंगे 24 घंटे? ये फीस के लिए तो नहीं है? नहीं, ये फीस के लिए नहीं है। आप एक 24 घंटे बच्चे को देखिए, आजकल माँ बाप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे। मेरे घर में मेरे भैया की बेटी, उनका बेटा है हार्डली अभी 3.5 साल का, उसको खाना भी खिलाती हैं तो वो मोबाइल में ऐसे बैठ के खाना खाता है। मोबाइल में गाना चलना चाहिए या स्टोरी चलनी चाहिए या कुछ कार्टून्स चलने चाहिए, तब वो खाना खाता है। एक एक चम्मच उसकी मम्मा खिला रही। क्या आपने और मैंने ऐसे खाना खाया था? नहीं। हम तो मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो, हम ऐसे मांगा करते थे। तो ये जो फ़र्क है, तो वो क्यों है? वो इस वजह से कि हम एडिक्ट भी तो हो गया मोबाइल, और एडिक्ट हो गए। क्योंकि ये मैं एक टीचर की अभी बात कर रही हूँ, एज अ टीचर, अगर मोबाइल हमने बच्चे के हाथ में पढ़ने के लिए दे दिया तो क्या बुराई है? ठीक है, जो हम एक टूल सिर्फ खाना खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जो कि बहुत नेगेटिविटी देता है, तो आज एक ये टूल ऑनलाइन क्लास बच्चे का ज्ञानवर्धन कर रही है। सबसे बड़ी बात, बच्चा टेक्नो सेवी दूसरे तरीके से हो रहा है, ना कि नेगेटिव वे में। खाना खाने के लिए सिर्फ वो कार्टून नहीं देख रहा है, वो आज इस पर पढ़ाई कर रहा है, अपने वर्चुअल फ्रेंड्स को देख रहा है, जिससे उसकी सोशल जो एक फ्रेंड्स के साथ रहने की जो एक भूख है, जो इच्छा है, वो इस चीज़ से मिट रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी बुरी नहीं है। और इसके पीछे टीचर्स की दिन रात की मेहनत है, क्योंकि टीचर्स भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। टीचर्स ने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर किया, गूगल, इंटरनेट, इन सब की पूरी मदद ली। और उसके बाद जब टीचर्स के नए रूप सामने आए तो टीचर्स भी इतने ज़्यादा आईटी सेवी हो गए कि टीचर्स ने इस चीज़ को एक ऋचा सूद का कहना है कि
ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को बहुत मदद मिली, कुछ कहेंगे सर? मेरा भट्टा जी एक जो क्वेश्चन था वो अनसॉल्व है अभी भी, हेलुसिनेशन और इलूसिव डिसऑर्डर के ऊपर, वो अनआंसर्ड है। उसको मैं कुछ इस प्रकार, मेरा अपना जो स्टडी है, मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं बोलता हूँ। हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ महसूस करते हैं, हमारे सोचने का, हमारे महसूस करने का प्रभाव हमारी फीलिंग्स पर आता है। जहाँ जो भी फैक्टर माइनस होगा, चाहे हमारा सोचना गलत हो या हमारा फीलिंग महसूस करना गलत हो, उस पर हमारा बिहेवियर घट बढ़ जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा या सप्रेसिव हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर साहब एडमिट करते हैं, आप वो कुछ सिम्टम बताइएगा। इसमें तीन ही चीज़ मैंने देखी हैं कि प्रिवेंशन, देन काउंसलिंग, देन मेडिकेशन, और चौथा मेरा जो चीज़ है वो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, विच इज़ अ न्यू इन्वेंटेड फॉर मी एटलीस्ट। तो काइंडली इस पर आप बताइएगा कि वो थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर, प्रिवेंशन, काउंसलिंग एंड मेडिकेशन एंड साइको इम्यूनिटी कैसे डेवलप करी जाए। जहाँ तक बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग का सवाल है कि बहुत सारे बच्चे, अगर हम लोग बच्चों के ऊपर उनके ऊपर स्पेशली ध्यान दें, उनसे हमेशा बात करते रहें, उनको अकेला न छोड़ें, उनको ऐसा ना लगे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, घर पे भी और उनके स्कूल में भी, तो इस तरीके की परेशानियों से बचा जा सकता है। प्लस जहाँ पे भी ज़रा सा भी ये हमें लगे कि कुछ गड़बड़ है, हमें फ़ौरन, हमारे पास आजकल शहर में कई काउंसलर्स हैं, हमें उनकी सहायता लेनी चाहिए कि इससे पहले कि हमें उनकी दवाइयों की ज़रूरत हो। बहुत सारे इस तरह के बच्चे केवल काउंसलिंग से ही ठीक किया जा सकते हैं। जहाँ तक साइको इम्यूनोलॉजी का, ये मेरे लिए भी एक नया विषय है और शायद मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रकाश न डाल सकूँ, क्योंकि ये बेसिकली एक मानसिक चिकित्सक का डोमेन है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे शहर में 2-3 अच्छे वरिष्ठ मानसिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर राकेश चंद्रा, डॉक्टर शशांक, वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे इग्नोर हों, उन्हें कभी भी ऐसा ना लगे हम अकेले हैं, उनके साथ हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, सब उनके साथ हैं और उनके ऊपर स्पेशली ध्यान दिया जाए। मतलब एक शेर फिर पढ़ते हैं, जो माँ बाप को बच्चों के लिए, बच्चों के तरफ से माँ बाप के लिए, मेरी तरफ से आपके लिए, आपकी तरफ से मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारी टीम के लिए, एक दूसरे के लिए। ये ज़रूर सोचें, मसरूफियत का ये अंदाज़ तुम्हें तन्हा ना कर दे, मसरूफियत का ये अंदाज़ तुम्हें तन्हा ना कर दे, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। वाह 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 वाह। मेरा मैडम आपसे एक सवाल है, जैसे लॉकडाउन के बाद अगर स्कूल खुलते हैं, चाहे जुलाई में खुले, अगस्त में खुले, तो क्या जो चेंजेस होंगे, जो नियम होंगे, क्या बच्चे उसको कोप कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, मेरा मानना है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। तो अगर तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तो एक अलग सीन है, इस बीच में स्कूल खोल दिए जाएं, सरकार आदेश करे कि स्कूल खुल जाए। और अगर वैक्सीन आने से पहले जो स्कूल खुलेंगे डेफिनेटली वो बहुत डिफरेंट होंगे। और मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के लिए उसमें कोप अप करना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे तो आपकी पेंसिल छेड़नी है, पेंसिल उठानी है, मैडम उसने मेरा मास्क ले लिया, मैडम उसने मेरी पेंसिल ले ली, तो ये जब तक शैतानियाँ नहीं होंगी तो वो बचपना कैसे जी पाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं ये तो रहनी ही हैं, लेकिन इसके लिए हम कितना बच्चों को दूर बिठा पाएंगे ये हमें सोचना है। हम ऑल्टरनेट क्लासेस ले सकते हैं, सुबह और शाम की 2 शिफ्ट्स में क्लासेस ले सकते हैं, या आधे बच्चों को एक दिन बुलाएं और आधे बच्चों को दूसरे दिन बुलाएं। ऐसी प्रिपरेशंस और ऐसे जो स्टेप्स हैं वो हर कोई सोच रहा है करने की और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। मास्क, शील्ड्स, इन सब के बारे में भी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजंस हमारे सामने नहीं आए हैं। क्या ऐसा लगता है कि स्कूलों को भी काउंसलिंग करने की ज़रूरत आन पड़ी है?
जी, एनसीईआरटी और सीबीएसई की तरफ से बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग्स के सेशंस की भी बात हो चुकी है और मुझे लगता है कि इन सब की ट्रेनिंग्स के बाद ही स्कूल खुलेंगे। पहले बीच में एक सर्कुलर भी आया था कि 1 से 15 तारीख तक पहले टीचर्स की जुलाई में ट्रेनिंग की जाएगी कि स्कूल कैसे खोला जाए और फिर 15 जुलाई के बाद से बच्चों को बुलाया जाएगा, वो कैसे बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इन पे पूरी तवज्जो सरकार की भी चल रही है, टीचर्स की भी चल रही है, स्कूल ओनर्स की भी चल रही है। तो ये जब मिला जुला एक रिज़ल्ट आएगा तो मुझे लगता है वो सबके लिए फ्रूटफुल होगा, पॉजिटिव ही होगा। रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, कुछ आइडियाज़ वगैरह? रिज़ल्ट देखिए, अभी एग्ज़ाम्स पूरे तरीके से हुए नहीं हैं, सब अटकलें लगा रहे हैं। कोई कह रहा है 20 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी इसके बारे में मैं कोई बयान नहीं देना चाहूँगी क्योंकि अभी तक इसका कुछ भी फाइनल डिसीज़न नहीं हुआ है। जी हाँ, रिजल्ट का बच्चों को बहुत इंतज़ार रहता है और मैडम का कहना है कि रिजल्ट अभी कब आएगा खुद उनको कुछ आभास नहीं है। सर, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक हमारी जो डिबेट है उसको सम अप कर ले। फिर सम अप ये है कि हमको एक बच्चों का खुद से बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। बच्चों को डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या स्कूल के जाने से पहले खुद ही उनसे इंटरेक्शन करें, खुद ही उनसे बात करें, बात संवाद करें। यदि आपको ये लगे, मेरे ख्याल से पेरेंट्स आर द बेस्ट काउंसलर। अगर आप वहाँ अपने आप को विफल पाते हैं तब किसी अच्छे आप काउंसलर से संपर्क स्थापित करें, वहाँ से उसको ट्रीटमेंट देना शुरू करें। स्कूल टीचर से खुद से बात करें, स्कूल टीचर क्या चाहती हैं वो माने, फिर उनको अपनी समस्याएं बताएं, उनकी सुने और अपनी बात उनको जनवाएं। बस। जी हाँ, कोरोना ने सब कुछ बदल दिया, लोगों की जीवन शैली बदल दी, ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई भी बदल जाएगी। युग करवट को मिल रहे आपका समर्थन से हम बहुत ही आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप यूं ही युग करवट न्यूज़ देखते रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।